अब आज हम सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत के रूप में जो हमारे अन्य साहित्यिक स्रोत हैं उनका अध्ययन करेंगे। कल हमने सामान्य इतिहास की रचनाएं पढ़ी थी, जिसमें सबसे आरंभिक हमने उत्बी की रचना तारीख़ यामिनी पढ़ी थी। उसके बाद मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात नासिरी पढ़ी थी हमने, जिसमें 23 अध्याय हैं और इसमें इस्लाम के उदय से पूर्व काल के पैगंबरों का वर्णन है और विशेष रूप से भारत पर तुर्क आक्रमणों की जानकारी हमें ये प्रदान करती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारत में कैसे हुई, इल्तुतमिश और रजिया का शासनकाल किस प्रकार चला, उन सब के बारे में जानकारी हमें ये मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात नासिरी प्रदान करती है। इसकी एक त्रुटि हमने कल पढ़ी थी कि इसमें क्रोनोलॉजी व्यवस्थित नहीं है, तिथि क्रम व्यवस्थित नहीं है। उसके बाद अन्य रचनाओं में हमने मोहम्मद बिहमद खां की तारीख़ मोहम्मदी और खोंदा मीर की खुलासत उल अखबार उसको भी पढ़ा था। अब सल्तनत काल की अन्य रचनाओं में जो हमें उस समय के इतिहास की जानकारी प्रदान करती है, जियाउद्दीन बर्नी उसकी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही। इस पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही का लेखन कार्य 1357 ईस्वी में पूरा हुआ। इसमें बलबन के सत्ता में आने से लेकर के फ़िरोज़ शाह तुगलक तक के शासन के आरंभिक वर्षों तक की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। बर्नी की जो ये रचना है तारीख़ फ़िरोज़शाही, उसको दिल्ली सल्तनत के इतिहास का सबसे मूल्यवान स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसमें दिल्ली सल्तनत के सभी प्रमुख सुल्तानों जैसे बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक आदि की शासनकाल की विस्तृत जानकारी मिलती है। कुल मिलाकर के बलबन के काल को जहां हम सल्तनत काल के सुदृढ़ीकरण का काल कहते हैं, तो वहीं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को हम सल्तनत काल के विस्तार का काल मानते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक के काल को हम सल्तनत काल के विघटन का काल मानते हैं। तो चूँकि तारीख़ फ़िरोज़शाही में बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक तीनों के शासन की जानकारी मिलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पुस्तक में हमें सल्तनत काल के सुदृढ़ीकरण, शासन के सुदृढ़ीकरण, विस्तारीकरण और पतन के काल की सभी आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त होती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि तीनों चरण सल्तनत के इतिहास के वो हमें इस रचना में दिखाई देते हैं। ये रचना तारीख़ फ़िरोज़शाही सामान्य रूप से विश्वसनीय और अधिकृत मानी जाती है। बर्नी ने जिन घटनाओं को लिखा वो अनेक घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी था। अन्य घटनाओं के लिए उसे अधिकृत और प्रामाणिक जानकारी भी उपलब्ध थी, क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी का राज दरबार से घनिष्ठ संबंध था और जियाउद्दीन बर्नी के कई संबंधी शासन में बड़े पदों पर आसीन थे। तो बर्नी की पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही सल्तनत काल के इतिहास का सबसे मूल्यवान स्रोत मानी जाती है, परंतु इस पुस्तक की भी एक त्रुटि है। इसका महत्वपूर्ण दोष यह है कि बर्नी अपने संकीर्ण विचारों के अनुरूप ही ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है। जियाउद्दीन बर्नी बड़ा संकीर्ण सोच रखता था हिंदुओं के प्रति, इसलिए उसकी जो पुस्तक है वो संकीर्णता से प्रेरित है। ऐतिहासिक तथ्यों को उसने कई जगह पर तोड़ मरोड़ कर लिखा है
मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में तो उसका जो विवरण है वो विशेष रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक नए नए प्रयोग करता था, रूढ़िवादिता का विरोध करता था और मुल्ला मौलवियों की उपेक्षा करता था। इस कारण जियाउद्दीन बर्नी की निगाह में मोहम्मद बिन तुगलक एक जिसको कह सकते हैं कि असफल शासक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जियाउद्दीन बर्नी अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही में जो कुछ भी लिखता है वो बहुत पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के नेगेटिव चीज़ें ही लिखता है। हिंदू प्रजा के संबंध में भी जियाउद्दीन बर्नी के विचार भ्रामक और पूर्वाग्रहपूर्ण हैं, तो फिर भी सल्तनत काल के इतिहास का एक मूल्यवान स्रोत है जियाउद्दीन बर्नी की जो पुस्तक है तारीख़ फ़िरोज़शाही। इसके अलावा इसी श्रेणी की एक अन्य पुस्तक है तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी इन्होंने लिखी तारीख़ मुबारक शाही। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी के शासनकाल से लेकर के सैयद वंश का आरंभिक शासनकाल तक का विस्तृत विवरण हमें मिलता है। सैयद वंश के बाद में लोधी वंश आया था और लोधी वंश अंतिम वंश था। तो मोहम्मद गोरी के आक्रमण से लेकर के सैयद वंश तक के शासन की जानकारी हमें तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक में मिलती है। इसके लेखक हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अब हम प्रशस्तियाँ देखें। प्रशस्तियाँ भी मध्यकालीन इतिहास की हमें जानकारी प्रदान करती है। प्रशस्तियाँ प्राचीन काल से ही उपयोग में लाई जाती थी शासक वर्ग की प्रशंसा करने के लिए। मध्यकालीन प्रशस्तियों के लिए मनाकिब एवं फ़ज़ाइल के नाम प्रयोग किए गए हैं। मनाकिब एवं फ़ज़ाइल ये प्रशस्तियों के लिए नाम प्रयोग किए गए हैं। अनेक शासकों के काल में उनकी उपलब्धियों का विभिन्न रचनाओं में वर्णन किया गया है और जिसमें उन शासकों की गुणों की और उनकी महानता की व्याख्या की गई है। इन्हीं प्रशस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रशस्ति आरंभिक जो मानी जाती है वो बदरुद्दीन के द्वारा लिखी गई शाहनामा, जो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए लिखी गई है। मोहम्मद बिन तुगलक का दरबारी था बदरुद्दीन, उसने अपने स्वामी की प्रशंसा में शाहनामा पुस्तक लिखी। ये एक प्रशस्ति परक साहित्य है। काव्य ये इस काव्य रूपी रचना का यद्यपि साहित्यिक महत्व बहुत अधिक नहीं है, किंतु ऐतिहासिक जानकारी के लिए बदरुद्दीन की ये पुस्तक शाहनामा काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। इसी प्रकार नैतिक उपदेश प्रदान करने वाली रचनाओं में सबसे सर्वोत्कृष्ट नाम है शम्शे सिराज अफ़ीफ़ की तारीख़ फ़िरोज़शाही। यहाँ ध्यान दीजिए आप, एक तो तारीख़ फ़िरोज़शाही जिसमें बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक तथा फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासन की जानकारी मिलती है, वो तो हमने ऊपर पढ़ी थी। शम्शे सिराज अफ़ीफ़ ने भी तारीख़ फ़िरोज़शाही नामक ग्रंथ लिखा। यह नैतिक उपदेश प्रदान करने वाली रचना है। इसमें फ़िरोज़ शाह के शासनकाल सन 1351 से लेकर 1388 तक का विस्तृत इतिहास हमें ज्ञात होता है। इस तारीख़ फ़िरोज़शाही की गणना भी प्रशस्ति के रूप में भी होती है, क्योंकि इसमें यद्यपि ये नैतिक उपदेश प्रदान करने वाली रचना है, फिर भी इसकी गणना प्रशस्ति के रूप में भी होती है, क्योंकि इसमें फ़िरोज़ शाह तुगलक की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है। तो ये हो गई आपके प्रशस्तियाँ, जिनके लिए सल्तनत काल में मनाकिब एवं फ़ज़ाइल शब्द प्रयोग किए गए थे, जिसमें प्रमुख प्रशस्तियों में बदरुद्दीन की रचित शाहनामा जो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए लिखी गई, नैतिक उपदेश प्रदान करने वाली में शम्शे सिराज अफ़ीफ़ की तारीख़ फ़िरोज़शाही। फिर आपके सल्तनत काल की साहित्यिक रचनाएं जो ऐतिहासिक सामग्री हमें प्रदान करती है, उसमें अमीर खुसरो की रचना खजायन उल फुतूह। ये खजायन उल फुतूह जो रचना है
ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का एकमात्र समकालीन स्रोत है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का एकमात्र स्रोत है खजानुल फुतूह। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों की हमें इसमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन का समकालीन स्रोत है। इसके अलावा मलिक काफूर के दक्षिण भारतीय जो अभियान हुए अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर, उन दक्षिण भारतीय अभियान जैसे देवगिरी पर हुआ, द्वार समुद्र पर हुआ, वारंगल पर हुआ, मदुरै पर हुआ, तो उनकी जानकारी भी हमें खजान उल फुतूह नामक पुस्तक में मिलती है। वैसे तो अमीर खुसरो को 90 से अधिक पुस्तकों का रचयिता माना जाता है, लेकिन उनमें से अभी तक बहुत कम उपलब्ध है। इसी में से एक रचना है मिफ्ताह उल फुतूह। मिफ्ताह उल फुतूह ये जो रचना है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के जो चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, उनकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। जहाँ खजान उल फुतूह में तो अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों का वर्णन है, विजयों का वर्णन है, और मिफ्ताह उल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ये मिफ्ताह उल फुतूह पुस्तक भी अमीर खुसरो के द्वारा ही लिखी गई। इसी प्रकार एक अन्य पुस्तक है तुगलकनामा। इस पुस्तक के रचयिता भी अमीर खुसरो है। इस पुस्तक में तुगलक वंश के सत्तारूढ़ होने की घटनाओं का वर्णन है। तुगलक वंश जो भारत में स्थापित हुआ वो 1316 ईस्वी में तुगलक वंश स्थापित हुआ, और 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना की, और फिर इस तुगलक वंश में 5 वर्ष तक तो गयासुद्दीन तुगलक ने शासन किया, 1320 से 1325 ईस्वी तक। उसके बाद 1325 से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया। फिर 1351 से लेके 1386 तक फिरोज शाह तुगलक ने शासन किया। तो तुगलक वंश जो भारत में 1320 ईस्वी में स्थापित हुआ खिलजियों के स्थान पर, तो तुगलक वंश की स्थापना का वर्णन हमें अमीर खुसरो की पुस्तक तुगलकनामा में मिलता है। तो अमीर खुसरो की हमने 3 रचनाएं पढ़ी जो हमें राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करती है। पहली हमने पढ़ी खजान उल फुतूह, दूसरी पढ़ी हमने मिफ्ताह उल फुतूह, और तीसरी पढ़ी हमने तुगलकनामा। इन राजनीतिक घटनाओं को दर्शाने वाली रचनाओं के अलावा भी अमीर खुसरो ने सल्तनतकालीन भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के संबंध में भी विस्तृत जानकारी देने वाली कई रचनाएं लिखी। उनमें से सबसे प्रमुख रचना है नूह सिपहर। ये नूह सिपहर जो है, इस पुस्तक में भारत की जलवायु, कृषि उत्पादन, लोगों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि का वर्णन किया गया है। इसी कड़ी में एक पुस्तक और आती है अमीर खुसरो की, इजाज़े खुसरवी। इस पुस्तक में धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में, विशेषकर सूफी मत के बारे में इजाज़े खुसरवी नामक पुस्तक से हमें काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो नूह सिपहर और इजाज़े खुसरवी ये भी अमीर खुसरो की 2 रचनाएं हैं। नूह सिपहर से भारत की जलवायु, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि की जानकारी मिलती है, और इजाज़े खुसरवी से सूफी मत के बारे में जो उस दौर में भारत में प्रचलित था उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो अमीर खुसरो जो सल्तनतकालीन साहित्य का सबसे प्रमुख साहित्यकार था। इसके गुरु का नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया था। कहते हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का जब देहांत हुआ तो उनकी खबर सुनकर अमीर खुसरो ने भी प्राण त्याग दिए। अतः अमीर खुसरो की मकबरा भी उनके गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के पास में बनाया हुआ है दिल्ली के अंदर। तो अमीर खुसरो की 5 रचनाएं हमने पढ़ी, खजान उल फुतूह, मिफ्ताह उल फुतूह,
उसके बाद तुगलकनामा, नूह सिपहर और इजाज़े खुसरवी। इजाज़े खुसरवी हमें सूफ़ी मत की जानकारी देती है। तो ये अमीर खुसरो की साहित्यिक रचनाएं हुई। उसके बाद एक अन्य लेखक और आता है सल्तनत काल का, इसामी। इसामी की पुस्तक का नाम है फुतह उस सलातीन। इसामी की पुस्तक का नाम फुतह उस सलातीन। ये पुस्तक 1350 ईस्वी में लिखी गई। ये पुस्तक बहमनी राज्य का जो संस्थापक था बहमन शाह, उसके दरबार में इसामी ने ये पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक महाकाव्य के रूप में लिखी गई है। महाकाव्य के रूप में लिखी गई है इसामी के द्वारा फुतह उस सलातीन। इस पुस्तक में गजनी राज्य के उदय से लेकर के बहमनी राज्य की संस्थापना तक की सारी घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसामी की इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के विवादास्पद शासन काल की भी जानकारी मिलती है। जियाउद्दीन बर्नी और इसामी की रचनाएं एक दूसरे की पूरक है, क्योंकि बर्नी की जो तारीख फिरोजशाही थी पहले वाली, वो भी हमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जानकारी देती है, पूर्वाग्रह से युक्त जानकारियाँ। इसी प्रकार इसामी की पुस्तक फुतह उस सलातीन में भी हमें मोहम्मद बिन तुगलक के विवादास्पद शासन के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार एक अन्य पुस्तक है हसन निजामी की द्वारा लिखी गई ताजुल महासिर। हसन निजामी की ताजुल महासिर, इसमें भारत में किस प्रकार मोहम्मद गोरी ने चौहान राज्य को पराजित करके तुर्क शासन की स्थापना की, वो हसन निजामी की इस पुस्तक ताजुल महासिर में हमें ज्ञात होता है। तो ये हमारी एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, हसन निजामी की ताजुल महासिर। तो यहाँ अपना साहित्यिक स्रोतों में जो अमीर खुसरो, इसामी और हसन निजामी, इनकी पुस्तकें हमने पढ़ी और जियाउद्दीन बर्नी की पढ़ी पहले। तो जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, इसामी, हसन निजामी, और अब आता है आपके आत्मकथाएँ। आत्मकथा रूपी रचना का एकमात्र उल्लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई फुतुआत फिरोज शाही। फुतुआत फिरोज शाही ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। मूलतः यह अभिलेख के रूप में थी, परंतु अब केवल लिखित प्रतिलिपि ही इसकी रह गई है। इस पुस्तक फुतुआत फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक की नीतियों और विशेषकर जन कल्याण संबंधी कार्यों का विवरण ज्ञात होता है। यद्यपि ये आत्मकथा है, फिरोज शाह ने खुद ने लिखा फुतुआत फिरोज शाही, लेकिन इसमें फिरोज शाह तुगलक की नीतियों और उसके द्वारा कराए गए जन कल्याण कार्यों की जानकारी हमें मिलती है। अब इसी कड़ी में अगली जो हमारी रचनाएं हैं वो जियाउद्दीन बर्नी की फतवा-ए जहांदारी। जियाउद्दीन बर्नी की फतवा-ए जहांदारी ये प्रशासनिक सिद्धांतों और समस्याओं पर आधारित ये पुस्तक थी। ये पुस्तक जो है फतवा-ए जहांदारी, इस पुस्तक में राजनीतिक दर्शन और प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। यह पुस्तक तारीख फिरोज शाही की पूरक है। सल्तनत काल के प्रमुख शासकों की नीतियों के बारे में, उनके विश्लेषण के बारे में ये हमें काफ़ी जानकारी प्रदान करती है। अलग अलग सुल्तानों ने कौन कौन सी प्रशासनिक नीतियां रखी, उनकी नीतियों का विश्लेषण इसी पुस्तक में मिलता है। जियाउद्दीन बर्नी की लिखी हुई फतवा-ए जहांदारी। इसी पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी की मूल्य निर्धारण योजना के बारे में भी काफ़ी कुछ मूल्यवान सूचना हमें मिलती है। तो फतवा-ए जहांदारी ये जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक थी। इसी कड़ी में एक और रचना आती है जो राजनीतिक दर्शन और प्रशासन के बारे में जानकारी देती है, वो है फ़क्र मुदब्बिर की रचना आदाब उल हर्ब। फ़क्र मुदब्बिर की रचना आदाब उल हर्ब। फ़क्र मुदब्बिर ने
अपनी इस पुस्तक आदाब उल हर्ब में युद्ध की कला और सामरिक महत्व के विषयों का वर्णन करने के साथ साथ शासक के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का भी वर्णन किया है। तो फ़क्र मुदब्बिर की पुस्तक आदाब उल हर्ब कि एक शासक के लिए क्या क्या मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकते हैं, वो उसने इस पुस्तक आदाब उल हर्ब में लिखा है। तो यहाँ पर अपना ये प्रशासनिक विवरण वाला पॉइंट ख़त्म होता है। इसके बाद यात्रियों के वृत्तांत भी दिल्ली सल्तनत के इतिहास के अध्ययन में सहायक हैं। अधिकतर रचनाएं अरबी भाषा में ये यात्रा वृत्तांत मिलते हैं। इसमें इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था अफ्रीका महाद्वीप में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में वो आया था। इब्न बतूता का यात्रा विवरण रेहला कहा जाता है। वो भारत में 14 वर्ष तक रहा। उसकी जो यात्रा वृत्तांत रेहला, उसके अंदर हमें मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व, उसके जीवन, उसके विचार, प्रशासनिक योजनाएं और राज दरबार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो प्रशासनिक योजनाएं थी, उसके राज दरबार में क्या सामाजिक और आर्थिक जीवन था, वो सारी झलकियाँ हमें मिलती है। ये अत्यंत मनोरंजक और मूल्यवान है। इसके कुछ अंश विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इब्ने बतूता ने सुनी सुनाई बातों को भी अपने विवरण में शामिल कर लिया था। यात्रा वृत्तांतों में अन्य उदाहरणों में अल उमरी का लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत मसालिक उल अब्सार, अल उमरी का यात्रा वृत्तांत है मसालिक उल अब्सार। इसी प्रकार शिहाबुद्दीन कलकशंदी के द्वारा लिखा हुआ सुबहुल अशा, ये दो अन्य यात्रा वृत्तांत हैं। शिहाबुद्दीन कलकशंदी ने सुबहुल अशा नामक यात्रा वृत्तांत लिखा। अल उमरी ने मसालिक उल अब्सार नामक यात्रा विवरण लिखा। तो ये 3 यात्रा वृत्तांत हमारे पास है। रेहला जो इब्ने बतूता ने लिखा, मसालिक उल अब्सार जो अल उमरी ने लिखा, और सुबहुल अशा ये कलकशंदी के द्वारा लिखा गया। तो ये यात्रा वृत्तांत भी हमारे इतिहास के सोर्स हैं। तो आज हमने मध्यकालीन इतिहास के सोर्स में साहित्यिक कृतियाँ, जिसमें बर्नी, अमीर खुसरो, हसन निजामी और इसामी, उनकी रचनाएं पढ़ी। फिर आत्मकथाएं पढ़ी हमने, जिसमें फिरोज शाह तुगलक की फुतवाते फिरोज शाही, उसके बाद प्रशासनिक विवरण को बताने वाली जो रचनाएं थी, जिसमें जियाउद्दीन बर्नी की तारीखें, फतवाए जहांदारी, जियाउद्दीन बर्नी की फतवाए जहांदारी, इसके अलावा फ़क्र मुदब्बर की आदाब उल हर्ब, और इसी कड़ी में आगे हमने यात्रा वृत्तांत में इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला पढ़ा। उसके बाद अल उमरी का यात्रा वृत्तांत मसालिक उल अब्सार और शिहाबुद्दीन कलकशंदी का यात्रा वृत्तांत सुबहुल अशा पढ़ा। इसके आगे फिर हम सल्तनतकालीन पत्रों को पढ़ेंगे। पत्रों के जो अलग अलग संकलन हैं, आम व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए पत्र, शासकों के द्वारा लिखे गए पत्र, सूफी संतों के द्वारा लिखे गए पत्र, वो भी हमें सल्तनतकालीन इतिहास की जानकारी देते हैं। उसको हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।